जय हिंद. In this video, we will discuss about the fundamental unit of life. किसी जीव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई. What is the fundamental unit? इकाई क्या है? हम बात करें जैसे कि मान लिया जाए कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग, this building consists of a small piece, that is brick. A number of bricks joined together to form this building. छोटे छोटे कई ईंट आपस में मिल करके इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करके दी. तो जो स्मॉल यूनिट है, जो स्मॉलर पार्ट है, दैट इज यूनिट, एंड लार्जर पार्ट इज कॉल्ड पॉलीमर. देखें, पॉलीमर. उसी तरह से दिस बिग ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल ये जो रेलगाड़ी है, ट्रेन, द एंटायर बॉडी ऑफ दिस ट्रेन इज पॉलीमर, बट small unit of this train is bogie. Bogie is monomer or unit. Similarly, this is a big मोतीचूर लड्डू. ये जो लड्डू है ये अपने आप में पॉलीमर है, and it consists of many small units, fundamental units, that is बूंदी. तो बूंदी is unit of this big structure of लड्डू. What is the basic similarity between polymer and monomer? मोनोमर और यूनिट, इसको हिंदी में कहते हैं एकलक. बड़े स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीमर या बहुलक. तो देखें क्या सिमिलरिटी है. अगर हम ये माने, नाउ दिस इज द फिगर ऑफ मोतीचूर लड्डू एंड दिस इज द फिगर ऑफ बूंदी. Basic similarity, physico-chemical similarity between this polymer and this monomer, this unit. Both are similar in shape, that is round. Both have this रेडियस, दोनों में त्रिज्या है, एंड बोथ हैव दिस पेरीमीटर. दोनों में परिधि है. बोथ हैव दिस डायमीटर. दोनों में डायमीटर है. बोथ आर स्वीट इन टेस्ट, दोनों स्वाद में मीठे हैं. एंड बोथ आर वाटर सॉल्युबल, दोनों जल में घुलनशील हैं. एंड बोथ आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ बेसन, चीनी एंड घी. दोनों का कंपोजिशन जो है वो सिमिलर है, बेसन से, चीनी से और घी से मिलकर बना है. ये देखिए हमने सिमिलरिटी. देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये सिंगल है और ये मल्टीपल नंबर ऑफ सिमिलर यूनिट, सिमिलर टाइप ऑफ जब स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं तो जो बड़ा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर, और स्मॉलर स्ट्रक्चर इज यूनिट, मोनोमर, एकलक. सिमिलरली आवर बॉडी, लिविंग बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज सेल. हेंस वी कॉल दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी. नाउ इट इज क्लियर what is the unit, what is the polymer, what is the monomer, what is एकलक and what is बहुलक. अब बात करें, the cell is the basic structure of functional unit of all living organism. It is the smallest part of body of an organism which is capable of independent existence and is able to perform all essential functions of life. किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी की बात करी जाए तो वो एनिमल और प्लांट की बॉडी जो इंडिपेंडेंट है और अपने सारे लिविंग बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उस बॉडी को कहेंगे पॉलीमर. एंड ए स्मॉल यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी इज कॉल्ड एज सेल. हेंस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट Robert Hooke. In 1665
he discovered cell. But what type of cell? दरअसल हुआ क्या, रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया, एक क्रूड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप. इट वॉज क्रूड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब बहुत अच्छा नहीं था, अच्छी क्वालिटी का वो नहीं था. उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने कई चीजों को देखा. एंड रॉबर्ट हुक स्टडीड और ऑब्जर्व ए थिन स्लाइस, थिन पीस ऑफ कॉर्क. कॉर्क आपने देखा होगा, बहुत सारे बॉटल्स में ढक्कन के रूप में, कैप के रूप में कॉर्क इस्तेमाल करता है. कॉर्क इज द बार्क. ये क्या है, एक विशेष प्रकार के पेड़ की छाल है. कॉर्क इज अ बार्क, डेड पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. नेम इज क्वर्कस सुबर. क्वर्कस सुबर नाम के प्लांट के बार्क से बनने वाला एक छोटा सा ढक्कन दैट इज यूज्ड टू कवर द माउथ ऑफ बॉटल. किसी बॉटल को ढकने के लिए जो हम पीस ऑफ कॉर्क इस्तेमाल करते हैं, उस कॉर्क के पतले से टुकड़े को रॉबर्ट हुक साहब ने देखा इन 1665. But when he studied the thin slice, thin piece of cork under his self-made crude type of microscope, अपने माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने क्या देखा इसमें, उन्होंने देखा ढेर सारे मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर, बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर, मेनी स्मॉल चैम्बर्स. ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी, अपने स्क्रीन पर आप देखिए छोटे छोटे चैम्बर दिख रहे हैं और मेनी स्मॉल chambers like structure, and this small chamber surrounded by 5 to 6 wall is called a cell. उन्होंने इसी small chamber को cell कहा. But as I have already told that कि bark is the dead part of cell body. ये प्लांट के डेड पार्ट से बनता है बार्क, और जब बार्क डेड पार्ट है तो बार्क में पाए जाने वाले ये जो स्ट्रक्चर होंगे वो भी डेड होंगे. इसका मतलब in 1665 Robert Hooke studied only the dead cell, but that was first appeared cell. पहली बार सेल को उन्होंने देखा था लेकिन वो डेड सेल था. Hence we call the father of cytology. Robert Hooke is known as father of cytology, the cell biology. Cytology is the branch of biological science which deals with the structure, function and almost all aspect of cells. कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में सब कुछ अध्ययन करते हैं. तो उस शाखा के जनक के रूप में हम मानते हैं रॉबर्ट हुक साहब को. तो रॉबर्ट हुक इनफैक्ट स्टडीड डेड सेल. और डेड सेल भी क्या, उन्होंने केवल सेल वॉल की स्टडी की थी, सराउंडिंग वॉल. दिस इज द सेल वॉल. अंदर के किसी स्ट्रक्चर को उन्होंने स्टडी नहीं किया था. लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने जो स्टडी की दैट वाज इन 1665, बट इन 1674 व्हाट हैपेंड, in 1664 and another scientist, great scientist, Antony von Leeuwenhoek. Antony von Leeuwenhoek also made a self-made slightly improved type of microscope. थोड़ा सा अच्छा माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया और उन्होंने अपने इस माइक्रोस्कोप से कई चीजों की स्टडी की. ही स्टडीड डेंटल डेब्रिस, दांतों के अंदर जो खुरचन और गंदगी होती है स्टडीड किया उन्होंने. गंदे नालों के पानी को स्टडी किया. एंड सलाइवा, मुंह में जो लार होती है, दैट सलाइवा वाज स्टडीड बाय एंटोनी वॉन लेवेनहुक अंडर हिज सेल्फ मेड स्लाइटली इंप्रूव्ड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप फ्रॉम द रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उससे थोड़ा सा अच्छा था, उसको उन्होंने स्टडी किया. और तब उन्होंने क्या देखा, तब उन्होंने बिल्कुल नई चीज देखी. उन्होंने देखा कि वाटर की सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर उन्होंने देखा और उसमें ढेर सारे पार्टिकल्स देखे, कुछ फाइबर्स देखे, और वो फाइबर्स क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे यूं. दैट आर नॉट स्टेशनरी, वो रुके हुए नहीं थे, वो मूव कर रहे थे. और चूंकि बिल्कुल छोटे थे इसलिए उन्होंने कहा
कि दीज आर मॉलिक्यूल, स्मॉलर पार्टिकल थे, दैट वाज ही कॉल्ड इट मॉलिक्यूल, लेकिन ये मूव कर रहे थे और उस वक्त ये कंसेप्ट था कि जो मूव कर सकता है वो एनिमल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट एट द कंटेम्पोररी टाइम इट वाज मूविंग पार्टिकल, तो मूविंग पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया कि दीज आर एनिमल्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, ये हैं क्या, ये चलते फिरते हैं इसलिए जीव हैं, लेकिन ये छोटे हैं इसलिए ये अणु हैं, और इस तरह से उन्होंने नाम दिया एनिमल ऑफ मॉलिक्यूल शेप, दैट इज एनिमलक्यूल। ही यूज द टर्म एनिमलक्यूल, दैट इज जीवाणु, दैट इज जीवाणु, एनिमलक्यूल। तो इससे क्लियर हो गया कि रॉबर्ट हुक स्टडीड डेड सेल, बट फर्स्ट लिविंग सेल वाज स्टडीड बाय एंटोनी वॉन लीवनहुक इन 1674। और बाद में उन्होंने देखा कि ये जो जीवाणु हैं इसमें कुछ मूव करने वाले पार्टिकल्स जो थे वो क्या थे, यूग्लिना थे, वॉल्वॉक्स थे, पैरामीशियम थे, इस तरह के कुछ स्मॉल पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर थे। और पता लगा बाद में ये सब एनिमल्स को हम प्रोटोजोलॉजी में जाते हैं, यानी प्रोटोजुआ में स्टडी करते हैं। तो इसलिए एंटोनी वॉन लीवनहुक इज स्टडीड और नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बिकॉज पहली बार जीवाणु को उन्होंने देखा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बट ही ऑल्सो ऑब्जर्व फर्स्ट प्रोटोजुअन्स, मीन्स स्मॉल अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एटसेट्रा, हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी। तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, और इन दोनों को हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। हेंस माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच के भी फादर एंटोनी वॉन लीवनहुक को माना जाता है। तो तीन कंसेप्ट आया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनी वॉन लीवनहुक। Now, Antony von Leeuwenhoek studied living cell in 1674 and Robert Hooke studied dead cell in 1665. Later on, what happened? A number of concepts derived. The history of cell science means cytology. History of cell science began in 1665 when Robert Hooke studied first dead cell with the observation of thin section of bottle cork by English scientist Robert Hooke. In 1838, what happened? These two scientists, Sladen and Swan, M.J. Sladen and Theodore Swan, they proposed cell theory. And according to that theory, Theodore Swan was proposed this theory in 1839, but Sladen proposed in 1838. And the theory was the cell is the structural and functional unit of living body. This is the cell theory, and cell theory was proposed by Sladen and Swan. Matthias Sladen observed that plants are composed of cells. He was botanist, but Theodore Swan was zoologist, and both combined together to propose cell theory, that all the living body of plant or animal consists of a smaller unit, that is cell. In 1838, M. Sladen and Theodore Swan proposed a basic cell theory in 1858. Another scientist. 1838, the theory was proposed by Sladen and Swan. But in 1858, another scientist, Virchow. In next year, Virchow proposed another concept. Okay, this slide consists of fundamental unit of which type of body? All living body
whether it belong to plant, whether it belong to animal, whether it belong to fungi, all living body consist of cell. Hence, cell is called as fundamental structural and functional unit of almost all living body. What the virtue and another scientist stated, Rudolf Virchow, इन्होंने क्या कहा? In 1855 explained that cell divided and new cells are formed from pre-existing cell. Omnis cellula is cellula. एक अलग थ्योरी दी गई कि एक जो नई सेल है वो अपने से पहले पाई जाने वाली पुरानी सेल से बनती है. तो जो नई सेल बनी दैट इज डॉटर सेल, पुत्री कोशिका, और जिस सेल से वो बनी दैट इज मदर सेल, मातृ कोशिका. प्रत्येक पुत्री कोशिका पूर्व में उपस्थित मातृ कोशिका से विभाजन के द्वारा बनती है. ऑल द न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मदर सेल्स एंड द कंसेप्ट ऑफ सेल डिवीजन स्टार्टेड. स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला इज सेलुला. ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी को उन्होंने मॉडिफाइड कर दिया और क्या नाम दिया? ऑल लिविंग ऑर्गन आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स? सेल तो हमने समझ लिया. सेल से बहुत सारी और भी चीजें बनती हैं, उन सब से भी बॉडी का कंपोजिशन होता है. तो सेल थ्योरी को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया. ऑल लिविंग ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल्स प्रोडक्ट एंड ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. दिस पार्ट इज न्यू फॉर अस. हम लोगों ने तो ये जान लिया कि सेल फंडामेंटल यूनिट है. ऑल काइंड ऑफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल्स. लेकिन all new cell arises from pre-existing old cell is new concept proposed by Rudolf Virchow in 1855. Next concept, the postulation, modern postulation. What is the modern postulation? आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है? Cell is the smallest unit of structure of all living things. ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. Cell is the unit of function of all living things. इसका मतलब यदि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी रेस्पिरेशन नहीं कर रही है, बल्कि बॉडी के हर सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है. तो बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सभी रेस्पिरेशन कर रहे हैं और उन सब के रेस्पिरेशन की एक्टिविटी जब कंबाइन हो जाती है तो हम कहेंगे बॉडी इज रेस्पायरिंग. अगर हम मूव कर रहे हैं तो ये हमारा मूवमेंट नहीं है, बॉडी का मूवमेंट नहीं है. इट मीन्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑल सेल्स ऑफ बॉडी इज इन्वॉल्व. इसलिए हमारे फंक्शन में भी सेल एज ए यूनिट काम करता है, हमारे स्ट्रक्चर में भी सेल एज ए यूनिट काम करता है. हेंस इट इज कॉल्ड एज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग बॉडी. सेल वेरीज इन नंबर. एग्जांपल, सिंगल सेल. एंटायर बॉडी में कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल और मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स कंप्राइजिंग द बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स. कितने सेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी बॉडी को कंपोज करने में, उस बेस पर शरीर दो प्रकार के होते हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं. दैट इज एक कोश की है यूनिसेलुलर और बहुकोश की है मल्टीसेलुलर. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बॉडी द एनिमल और प्लांट बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, टू कैटेगरी, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स और सिंगल सेल्स. Some scientists also use the acellular terminology, but there is a basic difference between unicellular and acellular that will be discussed in next video. Cell is a variable number, single celled amoeba, few celled Spirogyra, and multi-celled human body. In human body, numerous cells are found, but in few animals or plants, only few cells are found, such as volvox. But amoeba, Chlamydomonas, Euglena, bacteria, all these organisms consist of single cells. These are examples. On your screen you can see some examples of single cell. Now we will start the shape, size of cell. Smallest cell, that is Mycoplasma gallisepticum. Mycoplasma gallisepticum is the smallest known cell of this length, and commonly it is called as
It is called as pleuro pneumonia like organism, that is PPLO. Mycoplasma gallisepticum or pleuropneumonia like organism, that is PPLO, is the smallest known cell existing on this earth and which measures about 0.3 micrometer in length. Smallest cell. But some cells are very big. Most of these cells are microscopic that cannot be seen by our naked eye. नेकेड आई के से हम अपने सेल्स को या किसी भी और सेल्स को नहीं देख सकते, क्योंकि अधिकांश कोशिकाएं जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं, सूक्ष्मदर्शी होती हैं. विदाउट एनी एड ऑफ माइक्रोस्कोप वी आर अनेबल टू सी इट. लेकिन कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं जिसको हम बिना किसी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. जैसे आपके स्क्रीन पर एक फिगर है, अंडा. जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा 170 मिलीमीटर डायमीटर का होता है, या यू कैन से 17 सेंटीमीटर. ये सिंगल सेल है, सिंगल एग, एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच. इसका साइज ये होता है और ये एक जन्मे बच्चे के सिर के बराबर होता है. एन ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ 170 millimeter or 17 centimeter diameter, and it measures as large as the head of newborn human baby. That cannot be that is not needed. And this egg can be easily seen without having any aid of microscope. बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम किसी भी अंडे को देख सकते हैं. ह्यूमन नर्व सेल, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली जो तंत्रिकीय कोशिकाएं होती हैं, ह्यूमन नर्व सेल इज वेरी लार्ज और 1 मीटर से अधिक लंबी तक हो सकती है और इसको हम सरलता से देख सकते हैं. बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है, इसको हम नहीं देख सकते. ह्यूमन की आरबीसी बहुत छोटी होती है, सुई की एक नोक के बराबर के क्षेत्रफल में 58 लाख आरबीसी आ सकती है ह्यूमन बॉडी में. सोचिए कितनी छोटी कोशिकाएं होती हैं. दैट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक. लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनको हम इजीली देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन नर्व सेल एंड ऑस्ट्रिच एग. कोलरापा भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसको हम इजीली देख सकते हैं. डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ सेल. आप देखें शेप और साइज आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. कितने वैरायटी, लंबे, चौड़े, गोल, प्लेट नुमा स्ट्रक्चर, स्टिलेट, आप देखें मल्टी रेडियंट, राउंड टू ओवल, इलोंगेटेड, फाइबर, कई शेप के सेल्स होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द एनिमल और प्लांट बॉडी. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स टेकिंग पार्ट टू कंप्राइज द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट. कितनी सेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी बॉडी को बनाने में. on the basis of number of cells, एनिमल और प्लांट दो तरफ होते हैं, सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर. एक सेल से बनी हुई बॉडी या कई सेल से मिलकर बनी हुई बॉडी. देखिए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर मेड अप वन सेल, वेरी क्लियर कंसेप्ट, एंड मल्टीसेलुलर मेड अप मेनी सेल्स. देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स के काम बिल्कुल बटे होते हैं, लेकिन जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होगी तो उनमें काम, सारे काम एक ही सेल को करना पड़ेगा. देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर. लेकिन मल्टीसेलुलर एनिमल बॉडी में, प्लांट बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है. पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल बॉडी परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन.
अ सिंगल सेल पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर बॉडी में एक ही सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन मल्टीसेलुलर बॉडी में कई सेल्स मिलकर बनते हैं। जो गोनैड्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब ए नंबर ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। लाइफ स्पॉन इज शॉर्ट। चूंकि सिंगल सेल बॉडी एक ही सेल से बनी होती है, तो जितनी लाइफ उसकी होगी उतनी ही लाइफ पूरे एनिमल या प्लांट की होगी। तो लाइफ स्पॉन इज वेरी शॉर्ट। लेकिन मल्टीसेलुलर बॉडी में थाउजेंड्स, मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर डाइंग एवरी डे। एक मनुष्य के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 1 अरब कोशिकाएं पर डे मरती हैं, लेकिन बनती भी रहती हैं। इसलिए ह्यूमन लाइफ सेल की लाइफ से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल, एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सिंगल सेल्ड, और ह्यूमन बॉडी, फंजाई, प्लांट्स और जितने आप एनिमल देख सकते हैं या प्लांट देख सकते हैं, वो सब के सब क्या हैं? मल्टी सेलुलर है। न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल। किसी भी प्लांट या एनिमल सेल में कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। क्या बेसिक डिफरेंस हम बता दें? एनिमल सेल में इसके चारों ओर कोई रिजिड बाउंड्री नहीं होती, और यही बाउंड्री अगर प्लांट सेल में हम देखें तो रिजिड बाउंड्री होती, दैट इज कॉल्ड ए सेल वॉल। इट मीन्स सेल वॉल इज लैकिंग इन एनिमल सेल बट फाउंड इन प्लांट सेल। ये बेसिक डिफरेंस है। तो हम देखें और भी कई डिफरेंसेस होते हैं, दैट विल बी स्टडीड इन नेक्स्ट वीडियो। ये एनिमल सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियस भी है, सेंट्रियोल, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे स्ट्रक्चर कहलाते सेल ऑर्गेनल। ये प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द नेम ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। ये दोनों ही सेल जिसमें न्यूक्लियस भी है और सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, उन दोनों सेल को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें आप देख रहे हैं चारों ओर कवर है, सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल के भीतर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जा रहा है। ऐसा कोई राउंड टू ओवल स्ट्रक्चर जिसे न्यूक्लियस कह सकें, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब अगर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल मौजूद है तो वो यूकैरियोटिक होंगे, और अगर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड वे में नहीं है, सेल ऑर्गेनल भी नहीं है, तो वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पूर्ण विकसित केंद्रक और कोशिकांगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक? टूल्स। प्रो, व्हाट इज इट मीन्स? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रारंभिक, सबसे पहले जो बना, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है, अगर वो हैं तो वो कहलाएंगे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। लेकिन यू मीन्स मॉडर्न टाइप, लेटेस्ट वर्जन। यू का मतलब होता है मॉडर्न। तो अगर मॉडर्न टाइप, वेल डिफाइंड टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट तो यूकैरियोटिक, और इसलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में काफी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप पॉज करके इस नोट्स को बना सकते हैं। ये है सेल के डिफरेंट पार्ट्स दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स, differences between pro and eukaryotic, difference between plant and animal cell, what is the basic difference between unicellular and multicellular organism,
all these things will be studied in next video. Kindly subscribe the video for free education. Jai Hind, Jai Bharat.